नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस का दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में किया स्वागत। ग्रीस के प्रधानमंत्री 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर इस वक्त भारत में हैं। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ग्रीस के समकक्ष ने साझा वक्तव्य दिया। पीएम मोदी ने भारत और ग्रीस के संबंधों में आ रही मजबूती को सराहा। पीएम ने कहा कि दोनों देश संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक है और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। सहयोग का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती को लेकर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति और संवाद को जरूरी बताया। पीएम ने हिंद प्रशांत में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत किया। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। और ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, One thing for all these challenges, one thing is certain, in order for governments to tackle them, international partnerships and collective action is paramount, and India has a critical role to play in this endeavor. And we view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size, history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. और किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च को केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बाद किसान नेताओं ने आज दिल्ली चलो विरोध मार्च शुरू करने की बात कही थी। तो किसान नेताओं ने 5वें दौर की बातचीत
पर सहमति जताई है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसान संगठनों की तरफ से विरोधाभासी बयान सामने आ रहा है। एक तरफ किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो मार्च को केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली मार्च के लिए हरियाणा बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। किसान लाउडस्पीकर से बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो की घोषणा कर रहे हैं। किसानों की तरफ से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये जो पूरा आंदोलन को लेकर सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? जी भैया, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि सरकार की तरफ से जो 5वीं बार बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसको लेकर जो किसान संगठन है, जो नेता है उनके, वो बातचीत करने के लिए राजी हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी बात निकल कर सामने आ रही है कि खासतौर से पंजाब से जो किसान आगे आ रहे थे, अभी भी लाउडस्पीकर पर इस तरह की आवाज आ रही है कि बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन सरकार की तरफ से देखिए साफ कर दिया गया था कि बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर इस मामले को, जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको खत्म कराना चाहती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक, अगर देखा जाए राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ये आंदोलन जो है, आम किसानों का यही कहना है कि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक राजनीति के रंग में रंगा हुआ ये आंदोलन है। पंजाब के कुछ किसान हैं जो अपनी मांगों के लिए खड़े हुए हैं, उनके प्रस्ताव पर भी लगातार सरकार गौर कर रही है और अब 5वीं बार उनसे बातचीत की जो पेशकश है वो की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री बलचंद्र मुंडा ने सही तौर पर यही कहा कि जो बातचीत है वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से जो संभावना जताई जा रही थी, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक बंद कर दी गई। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पे हमने देखा हरियाणा पुलिस द्वारा जो गोले भी छोड़े गए, क्योंकि जो शुरुआत में जो किसान नेता ने बात कही थी कि हम शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति वहां नजर नहीं आई और मजबूर हरियाणा पुलिस को जो एक्शन है वो भी लेना पड़ा उनके अगेंस्ट में। लेकिन बातचीत करने का उसको रखते हुए हम दिल्ली आके नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो किसान संगठन, जो किसानों, अभी खबर आ रही है कि यहाँ पे 2 खेमों में बंटता नजर आ रहा है ये पूरा किसानों की जो भीड़ है। एक किसान आंदोलन संगठन जो है वो कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं 5वें दौर की, और दिल्ली कूच कार्यक्रम को अभी रोक दिया गया है। दूसरी तरफ बैरिकेड तोड़ो और दिल्ली चलो जैसी खबरें, घोषणाएं वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता जो बॉर्डर पर मौजूद हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में इस वक्त किस दिशा में जाता नजर आ रहा है किसान आंदोलन? देखिए, वाकई एक गंभीर चिंतन का विषय है कि किस तरीके से किसानों के बीच 2 गुट बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछली बार जो लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था वो आखिर इस आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है, लगातार बात कर रही है, उनकी मांगे भी मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो किसान संगठन में कुछ धड़े ऐसे हैं जिनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में ही आकर वो सरकार से बात करेंगे, जबकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और तमाम दिग्गज नेता जो है पहुंचे, उन्होंने बातचीत की किसान नेताओं से, उनकी मांगों को सुना और कई सारी मांगों पर सहमति भी बनाई। और ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की बजाय किसान अगर उग्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा मांगों को मनवाना है या सड़क पर अराजकता को फैलाना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं, कि एक संगठन शांति से रही है और सरकार से 5वें दौर की जो बैठक है वो की जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग उग्र हो रहे हैं। बॉर्डर पर मौजूद थे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, बुजुर्ग, आम आदमी, महिलाएं पैदल चल रहे हैं। एक आम जनता किस तरह से बेहाल है इस पूरे किसान आंदोलन को चलते हुए। देखिए, वाकई बेहद खराब स्थिति थी राजधानी दिल्ली की आज सुबह की। अगर बात करें सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था और लोगों को अपने दफ्तर जो कि दिल्ली या गौतम बुद्ध नगर जाते हैं, गाजियाबाद, मेरठ या हापुड़ से, उन लोगों को कई कई घंटों का जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंसेस जो है वो फंसे हुए नजर आई। कुछ ऐसे हालात हमें नजर आए थे सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर जो बॉर्डर क्रॉस
करने का रास्ता है बेहद संकरा है और वहां पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपने रास्ते पर जा पा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे थे। टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ इस तरीके की स्थिति नजर आ रही थी, यानी कि एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ मजदूरों के लिए ये आफत बना हुआ है पूरी तरीके से। जो डेली हैंड टू माउथ वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी है। पहले भी जब ये आंदोलन हुआ था उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया था जीवन यापन करने के लिए। एक बार फिर यह आंदोलन हो गया है और एक बार फिर उन लोगों को अपने जीवन यापन का संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर इस वक्त जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से एक आम आदमी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, यहाँ पर जितने भी तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ी संख्या में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उस पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। सामान, जो ज़रूरी सामान है वो भी अटका हुआ है। कई दिनों से ट्रक ड्राइवर्स खड़े हैं। व्यापारी जो है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आम जनता है वो बेहद परेशान नजर आ रही है। क्या कुछ वैकल्पिक उनके लिए रास्ता निकलकर सामने आ रहा है? आप आज सुबह बॉर्डर पर मौजूद थे, किस तरह की तस्वीर आपने देखी? साथ ही क्या कुछ उनकी मदद की जा रही है विभिन्न एजेंसीज की तरह, जो आम आदमी है वो ना फंसे इसमें? देखिए, बेहद चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए भी कि आम आदमी को इस पूरी परेशानी से निकाल पाए, क्योंकि पिछला जो सबक था, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली में हिंसा की थी, जो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है और अपनी तरफ से कहीं मौका नहीं देना चाहती है कि वापस कुछ राजधानी की शांति को किसी की नज़र लगे। इसी के चलते पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये आंदोलन पूरी तरीके से आर्थिक और सामाजिक चोट करता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहीं ना कहीं डर बड़े तरीके से उन अभिभावकों को है जिनके बच्चों का बोर्ड का एग्जाम का सेंटर बॉर्डर्स पर पड़ा है और वो अपने बच्चों के साथ अपने पूरे दिन अपने काम से छुट्टी लेकर उनको बोर्ड के एग्जाम दिलाने आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भय के बीच अगर कोई बच्चा अपना एग्जाम दे रहा है तो कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना वो कर रहा है, ऊपर से बोर्ड का जैसा एग्जाम हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस आंदोलन का असर जो है हमें देखने को मिल रहा है। प्रशासन हालांकि अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहा है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन अगर इस आंदोलन में बैठकर और तालमेल से बात नहीं की जाती और जैसा कि शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों का एक धड़ा लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कर रहा है, यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दें कि दिल्ली कूच करने की तैयारी में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें भी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। इस पोकलेन मशीन को आंसू गैस के गोलों और रबर बुलेट से बचाने के लिए पूरे कैबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट्स के साथ कवर किया गया है। इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर नहीं होगा। ऐसी और भी मशीनें पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी किया गया है जो आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को तोड़ने में कारगर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर किसानों की तरफ से दो अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किसानों की आंदोलन के चलते लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लगे जाम के चलते मिनटों की दूरी को तय करने में अब घंटों का समय लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर में भी ऐसे लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम है। किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, ये जो तमाम इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर का नाम इनको कहा जाता है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी रोड्स हैं और यही वजह है कि गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं। लेकिन उन सब लोगों को इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिंधु बॉर्डर पर भी लोगों का बुरा हाल है। जाम के चलते आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है।
लेबर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं, काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। किसानों के नाम पर जो दूसरी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने परेशान कर दी। वाइफ भारत सरकार में जॉब करती है, पहले आधे घंटे तक ऑफिस में पहुंच जाती थी, अब वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशान, बस पूछो मत। और आसपास के गांव के लोग भी परेशान हैं। जो छोटे रास्ते थे, बाइक वाले रास्ते थे, वो रास्ते भी बंद कर दिए। अब सरकार को थोड़ा सख्ती से पेश आना भी छोड़ने पड़े हैं क्योंकि किसानों का जो ये आंदोलन है वो उस तरफ हिंसात्मक होता जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ वो बैरिकेड को तोड़ने में लगे हुए हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि काशी के युवा रात में बाजा बजाकर सड़क पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। यह बयान उन्होंने सोमवार को रायबरेली में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काशी और यूपी का अपमान किया है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा हुआ है, वह उनके इस अभद्र टिप्पणी से प्रतीत होता है। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी कब सीखेंगे और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, इससे वो सिर्फ लोगों का अपमान ही करते हैं। कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश के युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है। और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। क्या बोल गए यूपी में कि पूरे यूपी की जनता, नौजवान नशे में डूबा हुआ है? ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो और उनकी माताजी MP रहे, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। और आइए सुनते हैं काशी के युवाओं पर अपने आपत्तिजनक बयान में राहुल गांधी ने क्या कहा था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में।
एक महिला मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। और संदेश खाली मुद्दे पर राज्य की टीएमसी सरकार लगातार घिरती जा रही से 24 घंटे के भीतर खुद पर लगे आरोपों के सबूत पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं 24 घंटे के भीतर साबित किए जाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और इस घटना से नाराज पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य की पुलिस की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोला है। राज्य की पुलिस के कारनामे उजागर करते हुए भाजपा ने कहा कि शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के हाथों पर राजनीतिक मोहरा बनने को तैयार है और धर्म को इसमें घसीट रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिखों का अपमान किए जाने की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो याद दिलाती हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया सिखों के प्रति कितना अपमानजनक रहा है। आपने ममता बनर्जी के जर्जर प्रशासन से मुकाबला करने के लिए सिख प्रदर्शनकारियों की पगड़ियां उतार दी हैं और उन्हें सड़कों पर घसीटा है, इसलिए हमें व्याख्यान मत दीजिए। भाजपा ने कहा है कि जिन्हें राज्य में कानून और व्यवस्था के संरक्षण के रूप में कार्य करना चाहिए था, उन्होंने खुद को सत्तारूढ़ टीएमसी का पिछलगू बना दिया है। भाजपा का कहना है कि राजनीति करने के बजाय अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो संदेश खाली वाली घटना नहीं होती। शेख शाहजहां 50 दिनों से फरार है। और यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने अपने पर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है बंगाल पुलिस को। खबरों में आगे बढ़े तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के मद्देनजर आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आज अपने दौरे के पहले दिन बीएल संतोष संघ, भाजपा संगठन और अन्य संगठनों के साथ समन्वय बैठक कर रहे हैं, जबकि कल उनका भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक बीएल संतोष भाजपा द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान, लाभार्थी सम्मेलन, दीवार लेखन सहित कई अन्य अभियानों की समीक्षा करेंगे। देर शाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वे बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि बीएल संतोष तमाम लोगों और संगठन से सरकार का फीडबैक भी लेंगे और साथ ही में जनता से मिल रहे फीडबैक को भी साझा करेंगे। समान विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, हमारा आपस में समन्वय के लिए हम लगातार बैठते रहते हैं और उसी निमित्त आज की बैठक भी है और ये नियमित बैठक है, कोई अलग से कोई विशेष इसका एजेंडा नहीं है। और बिहार में पिछले 2 दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुई बैठकों के बाद कुछ अहम मांग की गई है, जिस पर चुनाव आयोग विचार करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन वोट डालने जरूर आए। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की 9.26 लाख जो है वो संख्या है और इस बार चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये अपील करना चाहते हैं आयोग की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने की हैं और कर रहे हैं, आप वोट देने जरूर आए। मतदान के दिन आपका आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय होगा। बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 lakhs और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 lakhs, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो
फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के, वो संख्या है 9.26 लाख, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। 77,392 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 66,331 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें से करीब 40,000 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने कहा कि 243 बूथ ऐसे होंगे जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। सभी बूथ पर हर प्रकार की आधारभूत सुविधाओं से ये बूथ लैस होंगे। तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशन हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं। इनमें से करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे। और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के झुलौना गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो ड्राइवर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है। और बिहार के लखीसराय में हुए सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर शोक संदेश देते हुए पीड़ितों के हर संभव सहायता की बात कही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा है कि बिहार के लखीसराय में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है और इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पर लिखे आलेख में उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा रहा। उन्होंने कहा कि महाराज जी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की त्रिवेणी थे। वे जैन समुदाय के साथ ही अन्य विभिन्न समुदायों के भी बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र महाराज जी के हृदय के बहुत करीब रहा है।
उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इच्छा थी कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका ये भी विश्वास था कि शिक्षा वही है जो स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने लिखा कि संत शिरोमणि आचार्य जी को देश की भाषाई विविधता पर बहुत गर्व था, इसलिए वे हमेशा युवाओं को स्थानीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के योगदान से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य जी का गहरा विश्वास था कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों के कर्तव्य भाव के साथ ही अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की नींव पर होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पर्यावरण पर कई तरह के संकट मंडरा रहे हैं। ऐसे में संत शिरोमणि आचार्य जी का मार्गदर्शन हमारे बहुत काम आने वाला है। इसी तरह उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि को सर्वोच्च महत्व दिया है। उन्होंने कृषि में आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर भी बल दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। इस समारोह में अमूल सहकारी संस्था से जुड़े पशुपालक, किसान और महिलाएं भी शामिल होंगी। समारोह को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने खास बातचीत की अमूल के एमडी जयंत भाई मेहता से। अमूल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शिरकत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। हमारे साथ एमडी अमूल हैं जयंत मेहता साहब। सर, एक यादगार पल है आप लोगों के लिए और सबसे बड़ी बात है कि संघर्षों से स्वर्ण जयंती समारोह तक कैसा आप लोगों का सफर रहा और क्या कुछ आप करने वाले हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए? ये हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हमारी सहकारी संस्था की स्वर्ण जयंती मनाने आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है हमारे 36 लाख किसानों में। 1.25 लाख किसान भाई बहन कल पधार रहे हैं। साथ साथ में मोदी जी से हमें जो मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलेगा कि अमूल ने पिछले 50 सालों में जो काम किया है उसमें से जो उत्तम चीज़ें हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। आगे के 25 सालों का उनका जो अमृतकाल का जो आयोजन है, भारत को विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। तो इंडिया डेयरी टू द वर्ल्ड कैसे बने, अमूल डेयरी ब्रांड टू द वर्ल्ड कैसे बने, वो सब पे हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सहकार से समृद्धि का जो भारत का सपना रहा उसको पूरा करके अमूल ने दिखाया। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब सहकारिता मंत्रालय भी अलग से बना है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और कितनी तेजी से अब ये सहकार आगे बढ़ रहा है? सहकारिता का जो ये मॉडल है वो आज पूरे विश्व में माना गया है और भारत में भी जो ये केंद्र सरकार ने नई सहकार मंत्रालय बनाया आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सहकार से समृद्धि मात्र एक स्लोगन नहीं है, इसको जमीन पे उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब अमूल की तस्वीर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं दिखाई देती हैं। महिलाओं का उत्थान और विकास अमूल ने किया, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का काम। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, वो सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं थकी विकास है, विमेन लेड डेवलपमेंट है। और उनका सबसे बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। तो अमूल को W20 का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनाया गया और साहब ने जो पूरे विश्व को जो बताना था कि हमको सिर्फ विमेन की चिंता नहीं करनी है, विमेन थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, उसको दिखाना है। डीडी न्यूज़ की तरफ से अमूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर जो स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही होंगे। जो इसके हिस्सेदार हैं किसान और महिलाएं, वो भी यहाँ दिखाई देंगी। अपने कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़ अहमदाबाद। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान प्राथमिकता पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना देश में एक स्वास्थ्य मॉडल बनाने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। पिछले 10 वर्षों में 7 एम्स से बढ़कर
23 एम हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। पिछले 10 वर्षों में यूजी और पीजी सीटों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में हेल्थ सेक्टर का बजट 2.5 गुना बढ़ा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।